ओके, हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं आपके लिए एक अच्छा सा ऐप भी बना रहा हूँ जहाँ पर आप क्लासेस करेंगे, ठीक है? और मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ जहाँ पर मैं आपको अभी फ़िलहाल झारखंड जेट के लिए बात कर रहा हूँ। तो झारखंड जेट के लिए जो है आपको इसमें ओके। सो एक ऑफ़िशियली कोई सिलेबस तो इसने दिया नहीं है, बट जहाँ तक हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि झारखंड का सिलेबस कैसा रहता है, कि वो सीएसआईआर के सिलेबस को डाल के रखते हैं और जो भी आपका पीजीटी का सिलेबस है, उसको मिला कर के ये लोग क्वेश्चन को डालते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रहते हैं। सो किस तरह का पैटर्न बनाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, तो जैसा कि हम लोगों को पिछले कई वर्षों से एक्सपीरियंस है उनके क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड, तो यही है कि कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम के आपका चीज़ों को लेते हैं जो कि आपका जैसे सीएसआईआर का अगर क्वेश्चन वो लेंगे, सपोज़ अगर वो सीएसआईआर का क्वेश्चन उठाते हैं, तो वो सिर्फ़ पार्ट बी को फ़ोकस करेंगे, है ना? सीएसआईआर के पार्ट बी को फ़ोकस करेंगे, वो आपका पार्ट सी के क्वेश्चन को नहीं कैच करेंगे। सीएसआईआर के पार्ट बी का क्वेश्चन को ये करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है सीएसआईआर का पार्ट बी का क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपका इच्छा है कि आप जेट क्वालीफाई करेंगे, है ना? तो आपको सीएसआईआर का पार्ट भी करना है और क्या है आपको इसके साथ, जो आईआईटी जैम करके एग्ज़ाम होती है ग्रेजुएशन लेवल, जो एमएससी करने के लिए होता है आईआईटी में, सो उसको हम लोग आईआईटी जैम के नाम से जानते हैं, है ना? तो आईआईटी जैम के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है आपको इसमें किस क्वेश्चन को फ़ोकस करना होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक है, बस उसी को फ़ोकस कीजिए। 31 से लेके जो 60 तक है उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर जो 30 है, वहाँ तक ही फ़ोकस कीजिए, राइट? वहाँ तक अगर आप फ़ोकस करते हैं तो फिर आपका बन जाएगा। मैं आपको एकदम टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ सीएसआईआर का एक क्वेश्चन बैंक उठाइए, ठीक है? सीएसआईआर का क्वेश्चन बैंक उठाइए, रिसेंट वाला ले लीजिएगा। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा कि अभी एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम मार्च के बाद ही होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च के बाद ही होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा, है ना? मेरे पास जो इसी सिलेबस ओवरव्यू के बाद में आपके मेरे पास वो नोटिस है, जिसके थ्रू आप भी देख सकते हैं जेपीएससी में नोटिस दिया हुआ है, एक एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर दिया हुआ है, तो मार्च तक तो वो फ्री नहीं है, राइट? तब यहाँ जैसे है कि आईआईटी जैम का भी आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का। तो यहाँ हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आप केमिस्ट्री का खरीद सकते हैं। सो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक का क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और इधर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जो है एक और क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं जो हमको पता है कि एमबीबीएस एग्जाम के लिए होता है। हम जेई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप नीट का जो एक क्वेश्चन बैंक आता है वो ले लीजिए, है ना? इस क्वेश्चन बैंक में सिर्फ केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है उसको आप सॉल्व कीजिए, है ना? इसमें जो आपका केमिस्ट्री है इसको आप सॉल्व कीजिए। ये तो हो गया आपका सेल्फ स्टडी। अगर इतना आप करते हैं तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सीएसआईआर का पार्ट बी, आईआईटी जैम का क्वेश्चन नंबर 1 से 30, नीट केमिस्ट्री और नीट केमिस्ट्री, ये 3 चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग यहीं से उठाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि दूसरे स्टेट का भी सेट ले लें या कुछ ले लें, आप ले सकते हैं। दूसरे स्टेट का जो सेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन सोचिए इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं। अगर सब स्टेट का क्वेश्चन उठा करके अगर आप पढ़ने लगे, तो देयर इज़ नो डायरेक्शन, राइट? सबका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग होता है। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि राजस्थान सेट का उठाएँगे, तो राजस्थान सेट का उठाइएगा तो ये आपके लेवल के ऊपर जाएगा, राइट? जी, किसी बहुत बच्चों को ज़रूरत है कि चलो वो कर लेंगे। फिर अगर आप ईज़ी वाला उठाएँगे कोई नियर बाय स्टेट का, अगर जैसे झारखंड का ही झारखंड का जो पीजीटी का क्वेश्चन है या जो भी है उसको लेंगे, तो आपको एकदम ईज़ी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस साल ये ईज़ी बनाएगा कि क्या बनाएगा हमें मालूम नहीं है। तो फ़ोकस इस पे रखिए क्योंकि वो आपका सीएसआईआर पार्ट बी का क्वेश्चन बन रहा है, आईआईटी जैम का क्वेश्चन बन रहा है और नीट का केमिस्ट्री बन रहा है, मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, राइट? तो ये हो गया सेल्फ स्टडी। अब देखिए अगर आपको थ्योरी भी पढ़ना है और साथ में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो थ्योरी में कहाँ-कहाँ फ़ोकस करना है, अगर उस चीज़ को देखेंगे आप, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है, पहला जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वो पहला यूनिट आपका जो है वो
केमिस्ट्री में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर क्या देखना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे आपको फोकस करना है, ठीक है? हिज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको जानना है, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना? सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है हमारा उसका यहाँ पर दिया हुआ है जो शेप्स ऑफ एस, पी एंड डी, ये बहुत अच्छे से जानना है कि कौन सा एक्सियल है, कौन सा नॉन एक्सियल है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको जानना ज़रूरी है, नॉर्मल सा भी, उसमें हैमिल्टोनियन क्या है, वो जानना है, उसमें टोटल एनर्जी क्या है, वो जानना है, उससे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं, वो आपको जानना है, राइट? सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर में देखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट? क्वांटम नंबर्स तो ईज़ी है, आप आराम से कर सकते हैं, 4 क्वांटम नंबर है, उससे रिलेटेड हमको पूछा जाता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 4 क्वांटम नंबर क्या-क्या होगा, या 4 क्वांटम नंबर दिया हुआ है, उसमें से पूछेगा कि ये किसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, या ये कौन-सा एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल, सो वो पूछा जाएगा, राइट? इस तरह की चीज़ें आपके सामने लेकर के आती है। अभी उसके बाद जो है, आपको ये करना ज़रूरी है, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, है ना? रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आसान है ना? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पर आपको ग्राफ के लेवल पे क्वेश्चन दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये करना है ना, अब्बाउ पॉलिश ये सब हम लोग शुरू से ही पढ़ते आते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है आपका एस, पी, डी, एफ ब्लॉक ये आप करेंगे। देन यहाँ पर आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल तो करना मस्ट है। यहाँ जैसे भी दिया हुआ रहे इस सिलेबस से उससे हमको मतलब नहीं है, हमको पूरा पीरियोडिक टेबल जानना है ग्रुप वाइज। कोई भी सॉन्ग को फॉलो नहीं करेंगे, जितना भी यूट्यूब में सॉन्ग वगैरह दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट? किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम इसी के साथ जो सिलेबस ओवरव्यू दे रहे हैं, इसी के साथ मैं क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। अब बंद नहीं होगी ये क्लासेस, ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगी और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको दिमाग में बैठाना है, कोई गाना नहीं, कुछ नहीं। आप अगर कहीं के टीचर हैं, आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं किस तरह से ये करना है, ठीक है? आपको पता ही है केमिस्ट्री का हालत क्या है हमारे झारखंड में, केमिस्ट्री का हालत बहुत ख़राब है झारखंड में। ना ही स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं ग्रेजुएशन के लिए और ना ही यहाँ पर टीचर अवेलेबल है केमिस्ट्री के, है ना? उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ, है ना? हमारे कॉलेज में अभी तक टीचर मुझे मिल नहीं पा रही है। आप में से अगर कोई क्वालिफ़ाइड हैं, तो आप आके जॉइन कर सकते हैं, यू आर वेलकम। सो खैर वो एक है। दूसरा है कि स्टूडेंट भी नहीं मिल पाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट हैं, ठीक है? केमिस्ट्री के। नाउ पीरियोडिक टेबल में हम लोग यहाँ पर सारे टर्म्स को देखेंगे एटॉमिक, आयनिक, है ना? आयनाइज़ेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल, राइट? ओके, नाउ यहाँ पर आपको ये देखना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ना है अच्छे से, तभी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा, राइट? आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन शायद उसमें नहीं किया है बट बेंट्स रूल भी आपको पढ़ना है ना, यहाँ नहीं दिया हुआ है बेंट्स रूल, तो यही दिक्कत है इनके सिलेबस में। बेंट्स रूल मस्ट है, बिना बेंट्स रूल के आप कैसे पता करेंगे एक्सियल में कौन सा जाएगा और इक्वेटोरियल में कौन सा जाएगा, राइट? देन एमओ थ्योरी इसकी ज़रूरत है, एमओ थ्योरी में होमोन्यूक्लियर दिया हुआ है एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया है ना, तो होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, फाइन है, ओके। अगर आप NO पढ़ते हैं तो भी फाइन है और इसका पॉजिटिव, ओके, वो पॉजिटिव भी देगा, NO पॉजिटिव भी देगा। एंड एक जरूर है कि HF वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, है ना? HF का भी पूछेगा, होमो क्या है, लुमो क्या है, ये सब हमें पता चलता है। डायटोमिक है कि सॉरी डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड का नेचर क्या है, पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी एमओ थ्योरी से, राइट? अंडरस्टूड, ये सारी चीज पता चलेगी। जनरली यहाँ से होमो लुमो में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर आपको नहीं पता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भर रहा है तो आप होमो लुमो नहीं निकाल सकते हैं, राइट? ये इजी है रिजोनेंस से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन पार्टिसिपेट करता है। सेकंड कंडीशन है कि इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, राइट? देन कितने तरह का वंडरवाल, ये विंडर वाल फोर्स नहीं है, वंडरवाल फोर्सेस है, ठीक है? तो ये देखेंगे आयनिक सॉलिड्स में बॉर्न हेबर साइकिल देखेंगे जहाँ पर लैटिस एनर्जी को हम लोग ये करते हैं, निकालते हैं। फेजांस रूल, ये फेजारिस रूल नहीं है, ये फेजांस रूल है, पता नहीं क्या क्या प्रिंट करके रखते हैं।
फेजांस रूल है, तो फेजांस रूल में हम लोग देखते हैं कि उसमें आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, राइट, वो पता करने के लिए। देन आपका गैसेस स्टेट आता है, यहाँ पर ऑब्वियसली पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे, 6 या 7 पोस्टुलेट्स उसको जानेंगे, फॉर्मूला क्या है वो जानेंगे, है ना, क्या डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से, सो वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, उसमें जो वो कांस्टेंट टर्म है ए एंड बी उसको देखेंगे, राइट, क्रिटिकल टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, है ना, क्रिटिकल वॉल्यूम भी देखेंगे, लिक्विफेक्शन देखेंगे, ठीक है, एंड क्रिटिकल कांस्टेंट जो है यहाँ पर ये सब देखेंगे, वंडरवाल कांस्टेंट। हाँ, ये जरूरी है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज में आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तीनों का रिलेशन भी देखेंगे, और वो जो कर्व आता है ना एक आपका, ये वाला जो कर्व आता है ना, ये टेम्परेचर के साथ, ये T1 हो गया, तो ये T1 हो गया, तो ये वाला आपका T2 हो गया, ऐसे, है ना, तो ये सब हम लोग देखेंगे, है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है, ये वही है, ये वाला ग्राफ, है ना, इसको देखेंगे, राइट ना। सॉलिड स्टेट में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है बीसीसी में, राइट, तो मतलब सिंपल क्यूबिक में ही फोकस करना है, वही चीज हमको ज्यादा देखना होगा। यहाँ पर स्पेस लेटिस है, यूनिट सेल है, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी है ना, ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगता है यहाँ पर आपको करना होगा, मैं बता रहा हूँ कौन सा, एक ब्रैग्स इक्वेशन, रेडियस रेशियो रूल नहीं, वो चीज इसमें दिया हुआ नहीं है, बट वो आपको करना है, वो उसमें आपको मिलर इंडिसेस, ओके, नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको करना है, ये मिलर इंडिसेस है ना, जो आपको तीनों कोऑर्डिनेट में रहता है, वो बहुत जरूरी है सॉलिड स्टेट में, राइट, मिलर इंडिसेस। एंड देन सिंपली पूछता है NaCl किस लैटिस से बिलोंग करता है, KCl किस लैटिस से बिलोंग करता है, CsCl किस लैटिस से बिलोंग करता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वो सब तो है, राइट, बट मिलर इंडिसेस निकालने आना चाहिए आपको, वो आपको पूछता है ना, ठीक है। सो नाउ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में सिंपली आपको एक जो ये सब है, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए, इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन झारखंड गवर्नमेंट का इन्होंने मान के चला है कि ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में पूछेगा ही पूछेगा सवाल, और बहुत इजी है, राइट, वो देखेंगे, वर्क, हीट, एनर्जी, हाँ, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब ये थर्मोकेमिस्ट्री भी आ गया इसी के अंदर में, है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, राइट, एंट्रोपी चेंज इन गैसेस, ओके, देन हेस लॉ ऑफ बॉन्ड एनर्जी से हमको बहुत कुछ पता चला, आपको डिफरेंट इक्वेशंस दे दिया जाएगा, राइट, 3-4 इक्वेशन, मतलब आपको 3-4 इक्वेशन दे दिया जाएगा, और आपसे वो रिवर्स करके, मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्शन करके आपको एक इक्वेशन निकालना होगा, और फिर उस इक्वेशन का वैल्यू आपको बताना होगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है या इलेक्ट्रॉन जरूरत है, मतलब एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, राइट, तो पता करना होगा। अब केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस में क्या है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने आना चाहिए, और मॉलिक्यूलरिटी, राइट। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस, देन आपका जरूरत है ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सारे रेट इक्वेशंस यहाँ दे दिया, मेंशन कर दिया, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इसकी अगर रिस्पेक्ट में करेंगे, जीरो ऑर्डर है, हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए पढ़ेंगे, जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज जो मेंशन नहीं किया है वो आप पढ़ेंगे, यूनिट्स, सारे ऑर्डर के लिए यूनिट्स पढ़ेंगे, है ना। आपको क्या है ना कि क्वेश्चन कितना भी लेंदी दे दे, आपको जो यूनिट देगा ना वहाँ, रेट कांस्टेंट का यूनिट, उस यूनिट से पकड़ना है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सपोज आपको दे दिया है कि एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका जो है के का वैल्यू दिया हुआ है कि वो है 1.6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, तो ये दिया हुआ है, बोलेगा कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, राइट, अगर आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको कोई चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब सबसे इजी चीज होता है, पर सेकेंड है। आप यूनिट कन्वर्जन निकालिए, यूनिट कन्वर्जन कैसे निकालते हैं, मोल पर लीटर, है ना, डिवाइडेड बाई सेकेंड इंटू 1/मोल पर लीटर, यहाँ पर एन, अब ये एन आपका ऑर्डर पे बिलोंग करेगा, राइट। अगर आपको पर सेकंड यहाँ लाना है, ठीक है, आपका टारगेट दिया हुआ है पर सेकंड, तो आपको पर सेकंड वहाँ कैसे आएगा, ये और ये कटना चाहिए तभी, मतलब ये और ये कटना चाहिए तभी आएगा ना, तो कैसे कटेगा ये और ये, जब आप इस एन का वैल्यू को क्या करेंगे, सॉरी, एन का वैल्यू को कब करेंगे, 1, जब इसका वैल्यू को 1 करेंगे तब ये एग्जिस्ट पूरा का पूरा रह जाएगा, तो आप इसको और इसको काट सकते हैं, राइट। तो इस केस में आप अगर n बराबर 1 ले लेते हैं, और n बराबर 1 मतलब क्या हो गया, यही तो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, राइट, सो ये और ये कट जाएगा, देखिए सेकंड नीचे में रहेगा तो सेकंड इनवर्स आएगा, यानी कि आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको ये यूनिट में बैठाने आ गया,
तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना। जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है इसमें। और बहुत मजा आएगा जब हम लोग क्लासेस करेंगे, उसमें बहुत मजा आएगा। आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे हर क्लास के बाद, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा, है ना। वीकली वाइज आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कॉन्सेप्ट की पढ़ाई होगी उसका क्वेश्चन भी मिलेगा आपको वीकली वाइज। आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, राइट। आप एक बार आइए ऐप में और आकर के देखिए। बहुत 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 ही चीप रेट में मैंने उसको ये किया हुआ है, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, बस रेट ही बहुत कम डाल करके रखा है, राइट। सो आ जाइए। देन उसके बाद आपको हाफ लाइफ, मीन लाइफ, इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ये पूछता भी नहीं है। हाफ लाइफ ज्यादा जरूरी होता है, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ ये जरूरी है, हाँ ये जरूरी है। कॉलिजन थ्योरी जानना जरूरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जानना जरूरी है, आर्नियस इक्वेशन जानना जरूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। एंड ये तो बहुत जरूरी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, है ना। रेट कांस्टेंट में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। देन कैटालिसिस क्या है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिसिस रिएक्शन, थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस, ये सब चीज आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो कर्वी में मैंने बनाया, ठीक है। देन आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी में एक पेज है आपका, इस पेज में जो वैल्यू दिया हुआ है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, जो जीरो दिया हुआ है, 0 वोल्ट, इसके ऊपर जाएंगे, इसके नीचे किया जाएंगे, कौन कौन सा एलिमेंट है बस एक दो बार देख लेंगे, याद नहीं करना है। कौन कौन सा एलिमेंट देख लेंगे, उसी के इसमें पता चलेगा कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। बहुत ईजी है ना। तो उसको भी देखेंगे हम लोग। यहाँ आपको पढ़ना क्या है, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट्स एंड मोलार कंडक्टेंस, ये जरूरी है ना। क्या डाइल्यूशन का इफेक्ट है इसमें, ये देखना है। सेल कांस्टेंट इजी है, उसको नहीं ये करेंगे। देन यहाँ पर ये देखना है, कोलराश लॉ पढ़ना है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन एंड इट्स लिमिटेशन पढ़ना है। हाँ ये लिस्ट आपको जानना जरूरी है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, राइट। ये बहुत जरूरी है, डिबे अकल ओसनागर इक्वेशन, है ना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर से क्वेश्चन आता है, राइट। एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ हीट और मेथड, है ना। ये सब जरूरी है आपका इसमें। अभी आ जाते हैं गैल्वेनिक सेल, ओके। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब जरूरी है ना। इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल क्या है एंड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये सब जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके। देखते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, यस नर्न्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हम लोग बहुत सारे चीजों को डिटरमाइन करते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं SHEC, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसको हाफ सेल भी कहते हैं। इसी को लगा करके हम लोग किसी इलेक्ट्रोड का ईएमएफ, लाइक किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जानते हैं ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना है तो आपको या तो SHE से लगाना है, या फिर दूसरा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड से लगाना है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानते हैं, राइट, ठीक है। जिस भी इलेक्ट्रोड का अगर जानना है, सपोज जिंक इलेक्ट्रोड का आपको जानना है कि क्या उसका पोटेंशियल है, देन यू कनेक्ट विद दिस SHE, ओके, शी, राइट। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्लेटिनम को मेटल को यूज करते हैं और हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, 1 बार एटमोस्फेरिक, 1 बार प्रेशर मेंटेन करते हैं, राइट। बहुत अच्छा है, ये है, बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे, है ना। देन आ जाते हैं हम लोग, हमारे पास कंसंट्रेशन सेल्स है, ओके। हाँ पीएच, एप्लीकेशन ऑफ पीएच देखना है। बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में जनरली टीचर्स, जैसे हम लोग जब बचपन हम लोग जब पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, तो हमारे टीचर कहते थे कि बफर को समझना है तो तुम लोग से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। रीजन क्या था बनाने का, कहते थे कि तुम लोग थेतर हो, कितना भी पढ़ा दें, तुम लोगों को जितना आता है उतना ही रखोगे, उससे ज्यादा अपना ज्ञान को कभी नहीं बढ़ाओगे, राइट। सो तुम लोग थेतर हो, राइट। ये ऐसा हम लोगों को कह रहे हैं, कहते थे, राइट। तो इसका मतलब हम लोग बफर हुई। सो बफर का भी काम वही है कि किसी एक रेंज तक कितना भी आप उसको एसिड और बेस उसका इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए, वो अपना पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो चलिए कहीं तो हम लोग उस समय में काम आ जाते थे कि हम लोग को बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बन जाते थे, राइट। दैट इज द बफर सॉल्यूशन। कुछ थ्योरीज हैं बफर एक्शन का, वो भी देखेंगे। नाउ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्सेस जो है इसमें, ओके कोऑर्डिनेशन को इसी में डाल दिया है, कोई बात नहीं, मेन यही है यहाँ पर, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट कंपाउंड्स होगा ये, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर के लिए आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर जानना जरूरी है ना। ऑक्सीडेशन नंबर जानेंगे तो ही नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको वहां पुट करना पड़ेगा, राइट। क्या ऑक्सीडेशन नंबर। आइसोमेरिज्म बहुत इजी तरीके से देखेंगे आप, ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का, है ना, और स्क्वायर प्लेनर का, ये तीनों का आपको देखेंगे। यहाँ पर जनरली यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट जो आप आइसोमेरिज्म देखेंगे इसका, आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही देखेंगे, राइट। यही दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके।
देन वीबी थ्योरी, यहाँ से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या पता चलता है आपको, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है, उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो पता चलता है, राइट। सीएफसी बताता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, राइट, और एगल डायग्राम, एवरीथिंग विल टेल अबाउट दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हल्के में नहीं लेना है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत कुछ कहता है, राइट। वर्नर थ्योरी, यही तो दिक्कत है, वर्नर थ्योरी पहले आना चाहिए था, ये तो इतिहास है वर्नर थ्योरी, है ना। साइंटिस्ट वर्नर ने बहुत अच्छा काम किया था ना। फिर ईएन, है ना, यहाँ कैपिटल ई होना चाहिए था। ईएन मेटल कार्बोनिल्स में आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, राइट। सेंट्रल मेटल, सपोज आपको ऐसे का सवाल पूछता है FeCO5, बताइए ये ईएन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है, तभी हम आप आराम से करेंगे। यहाँ आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर सी हमको भी याद नहीं है, बट हम लोगों के पास एक ट्रिक है जिसका यूज करते हैं कि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके मेटल में डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 रहते हैं। आयरन जब +2 में रहता है, यहाँ पर +2 नहीं होगा, है ना, यहाँ पे मत जाइए, वो हम अपना ट्रिक यूज कर रहे हैं पता करने के लिए। यहाँ तो आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो यहाँ पर D6 होगा, जब +2 में रहेगा तो D6 है, यानी कि इसमें 20 ऐड कीजिए, 26, यानी कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, राइट। अब इस 26 को जोड़िए, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 5 कार्बोनिल 10 देगा, यानी कि 36। यस, ये EN रूल को फॉलो कर रहा है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत मजेदार तरीके से सारी चीज निकालेंगे। आप एक बार आइए तो, है ना, फील्ड में उतरिए तो फिर देखिए कैसे मजेदार तरीके से जेट निकालते हैं, राइट। सिर्फ जेट ही क्यों, अगले दूसरे स्टेट का जो आपका सेट वगैरह है वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। आई होप जो लोग जेट भर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने MPPSC का भी भरा होगा सेट, आपने UPPSC का भी भरा होगा सेट, राइट। और जहां तक मुझे लग रहा है राजस्थान की एग्जाम हो गई है, वो तो पार हो गया, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, राइट, कार्बोनिल कंपाउंड का। ऐसे सिर्फ आयरन की नहीं, वेनेडियम की होती है, क्रोमियम की होती है, निकल का होता है, आपको सब में निकालना होगा कि ये ईएन रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता। इवन एक और चीज जो इसने मेंशन नहीं किया, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में से 18 इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो करता है कि नहीं, वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। ओके, देन यहाँ पर आपको मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने पूछा जाता है, राइट। यहाँ पर सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है F ब्लॉक एलिमेंट में। ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज यहाँ पूछा जा सकता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट है जो इसने मेंशन नहीं किया है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि आपका म्यू स्पिन का वैल्यू क्या है, कितना बोहर मैग्नेट्रॉन में है ना, ये सवाल पूछा जाता है, राइट। अब आ जाते हैं आगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में। इसमें आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको लिक्विड अमोनिया पे फोकस करना है, लिक्विड SO2 में फोकस करना है, और कुछ में भी फोकस नहीं करना है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, राइट। आ जाते हैं फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में आपका लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये पढ़ लेंगे, है ना, जैसे प्रोसेस डेप्टर लॉ है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, जेब्लॉन्स्की डायग्राम पढ़ेंगे, कहाँ फ्लोरेसेंस हो रहा है, कहाँ फॉस्फोरेसेंस हो रहा है, ये जानने के लिए, राइट। ओके, क्वांटम यील्ड इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ओके, फोटो केमिस्ट्री में इतना है। हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसलिए कह रहे हैं कि छोटा सा चैप्टर है, इजी समझ में आता है। आप एक लाइन खींच दीजिएगा, कंपैरिजन वे में हम इसको पढ़ते हैं कि कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है ना, स्मॉलर है ना, स्मॉलर है तो हार्ड में डाल दीजिए, थोड़ा सा बल्कि है तो सॉफ्ट में डाल दीजिए, दोनों के बीच में कंपेयर करके डाल दीजिए, राइट। ऐसा होता है ना कि सिंपल से अगर पूछेंगे कि कौन मोटा है तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे मैं कहूंगा कि जो दो लोग बैठे हुए हैं उस दो लोग में से कौन मोटा है, आप इजीली कहेंगे ना, ऐसे यूं चुटकी पे जाके कह देंगे, तो दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस, राइट। बट अगर बोलेंगे कि कौन मोटा है, आप पूरा मान लेते हैं कि आपको पूरा पृथ्वी को देखना पड़ेगा कि कौन मोटा है, सो दैट इज द बिग टास्क। बट अगर हम कहेंगे कि सामने में जो दो बैठा हुआ है उसमें से कौन मोटा है, या सामने में जो चार बैठा हुआ है उसमें से कौन मोटा है, जब जो भी मोटा है वो आपका क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया या सॉफ्ट एसिड हो गया, राइट। तो इस तरह से चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज हो जाता है, ये हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से आता है आपका, ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट पढ़ना है, पियर्सन HSB प्रिंसिपल पढ़ना है। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, सिम्बाइसिस, यस ये हम ढूंढ रहे थे, सिम्बाइसिस आपको पढ़ना है, ओके। देन यहाँ पर सिम्बाइसिस से पता चलता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल नहीं। सो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन एंड हार्ड हार्ड इंटरेक्शन यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं, राइट। देन आ जाते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में। बाइंडिंग नहीं है, बॉन्डिंग है। सो यहाँ पर अलग से इसने दे के रखा है, चलिए कोई बात नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ना ही है, हम लोग आगे भी देख लेंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एनर्जी है,
है ना, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, वंडरवाल्स इंटरेक्शन, ऑल 4 तरह का वंडरवाल इंटरेक्शन है, लंडन फोर्स, है ना, जिसको डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 तरह का है, राइट। एंड देन व्हाट आर इंक्लूजन कंपाउंड्स? इंक्लूजन कंपाउंड्स मतलब जो कंपाउंड जहां पर लोन पेयर को आपको इंक्लूजन करके रखा है या एक्सक्लूजन करके रखा है, दोस्त वो सारी चीज हमको पढ़ना है ना, ये सब हमको नहीं लगता है कि इतना ज्यादा दिमाग लगाना है। हाँ, ये हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है, एरोमेटिसिटी पढ़ना है, इंडक्टिव। सी इस पूरे चीज को मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने बीओसी नाम देके रखा है। इसमें आपको सारे चीज पढ़ना है। इसको 3 भाग में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन आएगा। दूसरा क्या आएगा बीओसी के अंडर में? आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोकेटाइन, कार्बानियन, कार्बन फ्री रेडिकल, देन आपका कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, सारा चीज उसमें कवर हो जाएगा। देन तीसरा आएगा टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, means substitution reaction, elimination reaction, addition reaction and rearrangement। अब उसको भी सुपर क्लासिफाई किया गया है, SN1, SN2, SNI, फिर E1, E2, E1, CV, राइट। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। सो ये सारा चीज में क्लासिफाई किया गया, तो वहां इस पूरे में मिल जाएगा। हम लोग इसको अलग से नहीं देखेंगे, उसमें आपको सारा चीज। और बीओसी में जितना ज्यादा आपका कमांडिंग होगा, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग होगा। बीओसी प्लस हिस्टोकेमिस्ट्री विल मेक यू मास्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। आ जाते हैं मैकेनिज्म। वही चीज जो हमने ये देखा, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, बीओसी में ही आ जाएगा, अलग से बात करने की जरूरत ही नहीं। कार्बोकेटाइन ऑलरेडी मैंने बोला बीओसी में इन्वॉल्व है ना। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये सारी चीज जितना भी मेंशन किया हुआ सब इस बीओसी में मेंशन रहेगा, है ना। जब बीओसी करेंगे तो उसमें आप देखिएगा। और मैंने बोला था हिस्टोकेमिस्ट्री जरूरत है ना। इसमें आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कितने तरह का सिमेट्री है, मॉलिक्यूलर काइरलिटी, एनांशियोमर्स, हिस्ट्रोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। डाइस्ट्रोमर्स, मेजो कंपाउंड, है ना, आपका फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में डीएल निकालते हैं, है ना। देयर इज, इसलिए उसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आरएस होता है एब्सोल्यूट, आपका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, प्रायोरिटी अगर मूव कर रहा है तो उसमें आरएस आता है, राइट। ना हियर आपको सिस ट्रांस EZ C90 नहीं दिया हुआ है, ओके, नहीं दिया हुआ, फिर भी हम लोग कर लेंगे एक बार, चांस क्यों छोड़ेंगे, है ना। हाँ, दिया तो है, ऑक्साइम से है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड से है, कुछ और लिख के रखता है। हम लोग पूरा अपना पूरा करेंगे जो हमारे ये में है कि सिस ट्रांस EZ सीन एंटी, है ना, सारी चीज को कवर करेंगे, सब आ जाएगा, जितना भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो सब आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन, यस, RS कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। और आपका क्या कहते हैं, DL, राइट। एंड ये कन्फॉर्मेशन है, FO कन्फॉर्मेशन है ना। सो एंड कन्फॉर्मेशन, सो कन्फॉर्मेशन में इथेन का देखना है, ब्यूटेन का देखना है, साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या देखना है, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म का देखना है। सो कन्फॉर्मेशन में क्या जानना है आपको? कन्फॉर्मेशन में जानना है कि स्क्वी, गॉश, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, ये सब देखना है। उसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है, यही सब चीज देखना होता है, राइट ना। यहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में है आपको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड जी कहाँ चले गए हैं, राइट। देन लिथियम, जिंक, ओके, ये सब का जो है आपको देखना है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो है इनोलेट, एक्टिव मिथिलीन, राइट, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट। से एक्टिव मिथिलीन के बारे में ही बात करेंगे, जैसे डाइथाइल मेलोनेट हो गया, इथाइल एसिटोएसीटेट हो गया, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। ये आप कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ही देख लेंगे, जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है ना। आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यस, बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट को अलग से रखा है, गुड, वेरी गुड, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइट, मैकेनिज्म ऑफ, ओके, और सजन फॉर्मेशन, इंटरकन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, वेरी गुड। देन रफ डिग्रेडेशन भी होना चाहिए, चेन लेंथनिंग, यस, चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग, सो रफ डिग्रेडेशन है। सो एल्डोज एंड कीटोज, यस, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। एनोमर्स कौन से कार्बन को बोलते हैं, इपीमर्स कौन से कार्बन में चेंजेस होता है तो बोलते हैं, राइट। ग्लाइकोसाइड्स, जैसे सुक्रोज है, उसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, लैक्टोज में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, राइट। ये सब चीज देखेंगे। म्यूटार, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटार रोटेशन, यस, जरूर देखेंगे। देन पॉलीमर्स, ओके, पॉलीमर्स देके रखा है आपको, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, फ्री रेडिकल, विनाइल पॉलीमराइजेशन होगा। देन विनाइल, विनाइल जी नहीं होगा, ये वाई होगा, है ना, विनाइल, विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिगलर नेटा पॉलीमराइजेशन, इंपॉर्टेंट है, राइट। कंडेंसेशन और स्ट्रिप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलीस्टर्स, पॉलीएमाइड,
phenol formaldehyde resins, यूरिया formaldehyde resins, epoxy resins and polyurethanes, ये सब पढ़ना है जो टिक मारा मैंने। हाँ, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर आइसोप्रीन यूनिट आप देखेंगे इसमें रबर में, है ना, आइसोप्रीन यूनिट। इनऑर्गेनिक पॉलीमरिंग सिस्टम में सिलिकॉन्स है एंड फॉस्फोजेंस है, ठीक है, यही दोनों देखना है, करेक्ट। एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, ये तो जनरल डाल के रखा है आपका एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, इसमें वार्ज नहीं होगा, ये वुड्स रिएक्शन होता है ना, WURTZ वुड्स रिएक्शन होगा। कोलबेज रिएक्शन है। कॉरी हाउस वुड्स का ही भैया है, बड़े भैया है, जहाँ पर वुड्स फंस जाते हैं कि अगर हमको एक मिथाइल ब्रोमाइड और एक इथाइल ब्रोमाइड लेना है तो वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको 3 प्रोडक्ट बन के आता है, राइट। बट कॉरी हाउस में वो क्लियर हो जाता है। सो वो उसके बड़े भैया हम लोग कहते हैं, राइट। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन रहेगा तो क्या होगा, क्लोरीन रहेगा तो क्या होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ साइक्लोएल्केन्स में है, साइक्लोएल्केन्स नोमेनक्लेचर यस दिया है तो पढ़ लेंगे। फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, मतलब हमें देखना होगा कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एंड बेस्ड ऑन दैट कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपार्ट कर रहा है, राइट, वो देखना है। देन एल्कीन में हमारा है, ये सब कॉमन रिएक्शन है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रेजिडुअल सेलेक्टिविटी ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन, वेरी गुड। सेटअप रूल, तो हॉफमैन भी देखा, हॉफमानू क्या होता है जी, हॉफमानू ये हॉफमैन होगा, है ना, हॉफमैन एलिमिनेशन है। हाइड्रोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन, मार्कोनिकॉप्स रूल, तो फिर एंटी, यस खराश है तो एंटी मार्कोनिक हो गया, है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, डाइबोरेन यूज करते हैं यहाँ पे, राइट। ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन या ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। इपॉक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक चीज बनता है ओजोनाइड, है ना। हाइड्रेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये 4 होगा। पॉलीमराइजेशन, राइट। देन सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक, सो ये पोजीशन भी आपको बताया जाएगा कि कौन सा एलाइलिक पोजीशन है, कौन सा विनाइलिक पोजीशन है, कौन सा विसिनल है, कौन सा जेमिनल है, राइट, ये सारी चीज आपको जानना जरूरी है, राइट। देन यहाँ ये सब इतना ये नहीं है, ये सब सिंपल चीज है, आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। हाँ, ये मेटल अमोनिया रिडक्शन, यहाँ पर बनेगा मेटल अमोनिया रिडक्शन, अगर आप एल्काइन का करते हैं तो ट्रांस एल्किन बनेगा, और अगर आप इसको पैलेडियम और BaSO4 के साथ करते हैं तो जिसको लिनलार्स कैटालिस्ट बोलते हैं उसके थ्रू करेंगे तो एल्काइन से सिस एल्किन बनेगा। ये ध्यान रखना है कि कब एल्काइन से सिस एल्किन बनेगा एंड कब ट्रांस एल्किन बनेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ट्रांस कब बनेगा, जब ये कोई भी मेटल ले लेंगे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, और फिर आप जो है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया ले लीजिए तो ये बनाएगा ट्रांस। और सिस कब बनेगा, लिनलार्स कैटालिस्ट से। क्या है, तो लिनलार्स कैटालिस्ट आपका है, पैलेडियम ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कार्बन ऐड कर दीजिए, है ना, मतलब उसको पॉइजन कर दीजिए। पॉइजन कर दीजिएगा तो क्या होगा ना, एल्काइन से सीधे एल्केन में नहीं जाएगा, एल्किन में रुक जाएगा, और जब भी रुकेगा वो सिस एल्किन देगा, राइट। सो ये सारा चीज है। देन एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी जानना है, हकल्स रूल, एमो डायग्राम बहुत जरूरी है। एंटी एरोमेटिक, ये बहुत अच्छा रूल है ना, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक निकालने का कुछ सेट ऑफ रूल्स है जहाँ पर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक पता करते हैं, बहुत इजी है वो। ये तो और आसान है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना डिफिकल्ट है, बट इलेक्ट्रोफिलिक होना बहुत आसान है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के रखा हुआ है, राइट। सो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, सी जो भी दिया हुआ है ना, एक मैकेनिज्म जानेंगे ना तो सब आराम से हो जाएगा, राइट। मर्कुरेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, एक्सक्यूज मी, फ्रीडेल क्राफ्ट में 2 है, एल्काइलेशन भी है और एसाइलेशन भी हमारा, है ना। फिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यस निकाल लेंगे। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग मींस प्लस आर माइनस आर ग्रुप की बात कर रहा है, राइट। प्लस आर माइनस आर मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उसके बारे में बात कर रहा है। ओरिएंटेशन कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पारा रेशियो, है ना। सो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल जब आया तो, राइट। देन साइड चेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, सब बर्च रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बर्च रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम लोग देखेंगे किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना। ये बर्च रिडक्शन, ठीक है, ये रिड्यूस करता है। नाउ स्टडी ऑफ सम रिएक्शंस, ओके, ये मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं। पिनाकोल पिनाकोलोन, पिनाकोटोन नहीं होता है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। एल्डोल 2 तरीके से होता है, बेस कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड, राइट। और कीन
ये भी कार्बोनिल का है। कैनिजारो ये भी कार्बोनिल का है। मैनेज रिएक्शन में हम लोग मैनेज बेस पूछा जाता है आपको, इसमें मैनेज बेस कौन सा है, राइट। सो दैट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, मैनेज बेस, राइट। सो ये दिमाग में रखेंगे, क्या क्या रिएजेंट चाहिए होता है, क्या स्टार्टिंग मटेरियल रहता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट रहता है, और क्या प्रोडक्ट बनता है। इस तरह की चीजों में नेम रिएक्शन को पढ़ना है, राइट। यहाँ जितना भी दिए उससे हमको मतलब नहीं है। हम आपको ऑलमोस्ट 50 नेम रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। कम से कम, दिस इज द मिनिमम, राइट। इससे भी ज्यादा हम आपको पढ़ाएंगे, बट कम से कम आपके दिमाग में 50 नेम रिएक्शन फिंगर टिप में रहना चाहिए। जैसी बात आएगी कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या इंटरमीडिएट है, क्या स्टार्टिंग मटेरियल है, फिंगर टिप में आ जाना चाहिए। पर्किन है, क्या स्टार्टिंग मटेरियल है, क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या कैटलिस्ट यूज किए, ऐसे फिंगर टिप में आना चाहिए, राइट। क्लीमेंशन रिडक्शन, वेरी गुड। इसका भाई वोल्फ किशनर कहाँ गया? ओके, नहीं दिया है, बट ये तो गलत बात है ना। आप क्लीमेंशन को दे दिए वहां पर, जो कि एसिड कैटालाइज रिडक्शन है, तो बेस वाला भी तो देना है ना। वोल्फ किशनर कहाँ जाएगा बेचारा, है ना। तो क्लीमेंशन के साथ वोल्फ किशनर भी डालना है। देन आगे आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट, फाइन। बताइए, ये प्राइमर टाइमन क्या होता है? राइमर टाइमन होता है ना, यहाँ आर का शायद डंटी छूट गया होगा। ओके, कोई बात नहीं। फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन वापस से आ गया, कोई बात नहीं। एसाइलेशन एल्काइलेशन दोनों देना है। फ्रीज रीअरेंजमेंट, बहुत खूबसूरत सा रीअरेंजमेंट है। ऑक्सीजन बेंजीन में, जैसे क्या बोलते हैं उसको, आप अगर संजना का गाछ देखेंगे, उसमें एक चढ़ता है ना, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सुअपोका, वो जैसे चढ़ता है ना, वैसे ही ये चढ़ता हुआ नजर आएगा आपका बेंजीन रिंग में, राइट। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, फाइन। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छा है। यूवी दिया है, पढ़ेंगे यूवी में, है ना। अनसेचुरेशन को देखते हैं। आईआर में फंक्शनल ग्रुप को फोकस करते हैं। एनएमआर में कार्बन और हाइड्रोजन की, जैसे प्रोटॉन एनएमआर है तो हाइड्रोजन के पीछे भागते हैं, और अगर C13 एनएमआर है तो कार्बन के पीछे भागते हैं, राइट। सो यूवी क्या है आपका, अनसेचुरेशन पे बात करता है। डबल बॉन्ड हो, है ना, कुछ फंक्शनल ग्रुप हो उस पे, लेकिन अनसेचुरेशन रहना चाहिए। आईआर फंक्शनल ग्रुप पे बात करता है। एनएमआर कार्बन और हाइड्रोजन पे बात करता है। मास आपका क्या करता है, उसको तोड़ते हुए जाता है, जहां पर एक अच्छा इंटरमीडिएट बन रहा है, उसका मास बताते जाता है, राइट। ये है सर, है ना। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेस रेजोनेंस जो है, ये आपका ये सब देखते हैं। इसमें भी हम लोग फ्री रेडिकल को देखते हैं, राइट। उसके बाद जो नोटिफिकेशन की बात मैं कर रहा था, वो मैं करूँगा। तो ये जो हो गया आपका, ये सिलेबस एक हल्का फुल्का सा मिक्स सिलेबस आपका झारखंड जेट का है, जो 2006 में, जहाँ तक हमको लग रहा है, ये एग्जाम आपका मार्च के लास्ट में होगा या फिर अप्रैल, है ना। इसके पहले नहीं होने का संभावना है, राइट। नहीं मतलब कि मैं 90% श्योर हूँ। 10% में अगर हो जाता है तो फिर अलग बात है, बट 90% श्योरिटी मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मेरे पास नीचे में इसका एग्जाम कैलेंडर है, राइट, जो कि उसने रिसेंटली डिवाइस किया है और पुट किया है, राइट। रिसेंटली मतलब हम कहेंगे कि वो अभी हाल ही में उसको रिवाइज करके डाला है, राइट। उसके अनुसार में ये उसी तरह होने वाला है। तो ये जैसे हो गया आपका डेडिकेटेड बैच आपका चल रही है, जैसे ही सिलेबस ओवरव्यू हुआ, इसी से आपका ये कंटिन्यू हो गया क्लासेस, है ना। और ये क्लासेस चलेगी आपका। तो आप आइए बैच में ज्वाइन कीजिए, टेस्ट का मजा लीजिए। जो भी आपका पेपर होगा उसके बाद, है ना, जो भी क्लासेस होगा उसके बाद आपका एक पेपर रहेगा। आप हर संडे के संडे पेपर दे सकते हैं। आप अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप रिकॉर्डिंग में भी उसको देख लीजिएगा, राइट। ऑलरेडी बैच बना हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर ठीक है, अब आ जाते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये देखिए, नोटिस एक आया था, ये जेपीएससी के साइट से ही डाउनलोड किया हुआ है। ओके, अब देखिए पहला एग्जाम ये जो होने वाला है, डेट आपका ये देखिए 27 नवंबर, पता नहीं लिया या नहीं लिया। देन ये वाला आ गया आपका 28 नवंबर, उसका इंटरव्यू, राइट। देन आ जाता है आपका 4 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। फिर 5 दिसंबर को ये एग्जाम होगा। फिर 13 दिसंबर को एग्जाम है। 20 दिसंबर को एग्जाम है। 10 11 जनवरी, मतलब हर वीकेंड, और जो टाइम है 5 दिन 7 दिन के बीच बीच में इसने पूरा फिलअप करके रखा है अपना। फिर 22 23 24 जनवरी भर के रखा है। फिर 6 7 8 9 फरवरी भर के रखा है। 21 22 फरवरी भर के रखा है। देखिए ना, एक एक महीना में कितना सारा एग्जाम दिया है। आप खाली फरवरी में देख लीजिए कितना एग्जाम। फिर 6 5 6 7 मार्च, राइट। तो ये एग्जाम कैलेंडर है इसका, जहां पर ये ऑफिशियली कह रहा है कि इस दौरान मार्च तक में हम कोई और डेट इसमें डाल नहीं सकते, राइट। मतलब मार्च तक में ये और कोई डेट इसमें नहीं जा सकता है, राइट। सो ये इनके नोटिफिकेशन से पता चल रहा है कि मार्च तक ये और कोई भी एग्जाम बीच में नहीं डाल सकता है। एकदम क्लोज डेट सब है। देखिए आप, 27 28 फिर 4 दिसंबर,
फिर 5 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, फिर 20 दिसंबर, है ना? कितना दिन का गैप है? 5-6 दिन का गैप है। 20 दिसंबर के बाद तो सब छुट्टी में चले जाएंगे, कोई भी नहीं रहेंगे, है ना? फिर 10 जनवरी से जो शुरू होगा, 10 और 11 जनवरी, फिर 22, 23, 24 जनवरी, फिर 24 जनवरी मतलब जनवरी खत्म, सो फरवरी के स्टार्टिंग में ही देखिए 6, 7, 8, 9 फिर से दे दिया, फिर 21, 22 फरवरी दे दिया, फिर 22 फरवरी मतलब फरवरी खत्म, सो फिर मार्च में देखिए 5, 6, 7 मार्च, मतलब जो भी होने वाला है आपका मार्च की, जो मैंने बोला ना लास्ट वीक में, ओके, या फिर अप्रैल। हाँ, ये होगा तो बहुत जल्दी से जल्दी इसी टाइम में होगा, तो आपके पास इनफ टाइम है। ये नवंबर है ना, नवंबर को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, चलिए दिसंबर है, जनवरी है, फेब्रुवरी है, मार्च, इस 4 महीना को हम मान के चलते हैं आपके पास 3 मंथ, सिर्फ इन साइड मार्च में रेडी रह जाइए एग्जाम के लिए, राइट? सो अगर करना है, खाली फॉर्म भर दिए और फिर हो रहा है, ऐसे नहीं करना है ना। कहीं से भी आप कहीं काम कर रहे होंगे ना, कहीं पर कुछ काम कर रहे होंगे, तो आपके पास समय नहीं हो पा रहा होगा कि आप सिलेबस को देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, राइट? तो इससे बेटर है कि जरूरी नहीं कि इसी को ज्वाइन कीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए जो करवा रहे हैं, है ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा, राइट? क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, आप उनके लेक्चर को कान में कम से कम सुनते रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो टिक मारेंगे ही एग्जाम में जाके, राइट? नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो टिक मारेंगे, तो बेटर है इसको ज्वाइन कीजिए, राइट? और पता ही है आपको, ऐप का नाम जो है वो जीकेएम क्लासेस है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम पे है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप बैच ज्वाइन कीजिए, है ना? क्लासेस इसी के साथ शुरू हो जाएगा, ये वीडियो भी वहीं पे रहेगा, ये आपका जस्ट सिलेबस ओवरव्यू के नाम पे रहेगा, इसके बाद फिर आपका कंटिन्यूएशन रहेगा, फाइन। सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। ठीक।